हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट मेडिको। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स 1 का नया लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने कंप्लीट कर रखा है, डोजेस फॉर्म हमने कंप्लीट कर रखा है, प्रिस्क्रिप्शन हमने कंप्लीट कर रखा है। तो आज हम पोसोलॉजी की बात करने वाले हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली ये 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में, सेमेस्टर एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जानते हैं पोसोलॉजी का मतलब होता क्या है। पोसोलॉजी जो है एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, पोसोज और लोगोस, पोसो और लोगोस, जिसका पोसोज का मतलब होता है हाउ मच, मीन्स कितना, और लोगोस मीन्स साइंस। मीन्स पोसोलॉजी क्या हुआ, साइंस टू हाउ मच, मीन्स जानकारी देंगे कि कितना चाहिए। मीन्स पोसोज मीन्स हाउ मच एंड लोगोस मीन्स साइंस। तो ये क्या हुआ, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, पोसोलॉजी किसका ब्रांच है, मेडिकल साइंस का ब्रांच है, which deals with dose or quantity of drugs which can be administered to a patient to get the desired pharmacological action। मतलब पोसोलॉजी एक मेडिकल साइंस का ब्रांच है जो कि बताता है कि हम कितना डोज दें या कितना क्वांटिटी ऑफ ड्रग दें किसी पेशेंट को, ताकि उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन सही से हो सके और जो हमको चाहिए, जैसे हम क्या चाहेंगे कि जो हमारा डिजीज़ है, जो हमारा बीमारी है, वो आसानी से ठीक हो जाए। तो वो चीज़ हमको आसानी से मिले कि कम से कम डोज में कितना डोज दें कि वो डिजीज़ मेरा सही हो जाए। इसी को पोसोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिस्क्राइबर रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ ड्रग टू बी प्रिस्क्राइब्ड और द फ्रीक्वेंसी एट विच द ड्रग टू बी एडमिनिस्टर्ड। इसका मतलब हुआ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, प्रिस्क्राइबर का। मीन्स डॉक्टर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो हम इतना ऐसा ड्रग दें, इतना फ्रीक्वेंसी का ड्रग दें, ताकि हमारा जो पेशेंट है वो ईजिली ठीक हो जाए और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। बिफोर डिस्पेंसिंग एनी prescription, it becomes the duty of pharmacist to satisfy himself that overdose has not been prescribed। देखिए, डिस्पेंस करने से पहले, मीन्स दवा देने से पहले किसी पेशेंट को, ये ड्यूटी किसका होता है, फार्मासिस्ट का ड्यूटी होता है कि जो हम दवा बना रहे हैं और जो दवा हम दे रहे हैं पेशेंट को, वो ओवरडोज ना हो। मीन्स जितना हमको डोज फॉर्म चाहिए, जितना में हमारा पेशेंट ठीक हो जाता है उतना ही डोज दें। ये कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए ताकि जो साइड इफ़ेक्ट आगे का ना हो। फैक्टर, कुछ फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है हमारे डोज को। ऑप्टिमम डोज ऑफ ड्रग विच प्रोड्यूस द डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो पर्सन से पर्सन वेरी करता है। जैसे कि अगर बच्चों की बात करें और एक बूढ़ों की बात करें, एक तरफ बच्चा बना लेते हैं और एक तरफ बूढ़ा बना लेते हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क रहेगा, इनका एज ग्रुप ज़्यादा है, इनका एज ग्रुप ज़्यादा है, इनका जो है इम्यून सिस्टम थोड़ा इससे वीक होगा, बच्चे से इनका इम्यून सिस्टम वीक होगा, इनको ज़्यादा डोज की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो बच्चा है इसको जनरली कम डोज की ज़रूरत पड़ेगा। तो इन्फ्लुएंस कर रहा है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है डोजेस फॉर्म। तो कुछ फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है डोजेस फॉर्म को, किस बेसिस पर डिपेंड करता है कि डोजेस फॉर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीन्स किसको कितना डोज देना है, ये फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो ये कुछ फैक्टर हैं जैसे कि एज हो गया, जेंडर हो गया, फैक्टर्स ये सब। बॉडी वेट पे डिपेंड करता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ओटिक है या फिर पेरेंट्रल्स है। पेरेंट्रल मीन्स डायरेक्ट इंजेक्शन के बेस पे ओरल है। ठीक है, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा टाइम दे रहे हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, इमोशनल फैक्टर, डिजीज़ है या नहीं है, एक्यूमुलेशन पे डिपेंड करता है, एडिटिव इफेक्ट उसमें क्या है, आइडियोसिंक्रेसी क्या है, टॉलरेंस कैसा है, टैकेफ्लेक्सिस कैसा है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, इस सब बेसिस पे डिपेंड करता है। डिटेल देखते हैं आगे हम लोग। अगर हम बात करें एज की, तो एज कैसे अफेक्ट करता है हमारे डोजेस फॉर्म को। अगर एज की बात करते हैं तो फार्माकोकाइनेटिक्स जो होते हैं बहुत सारे ड्रग को एज के साथ साथ चेंज हो जाती है। जब डिटरमाइन करते हैं हम डोज, किसी भी ड्रग का डोज जब डिटरमाइन करते हैं तो हमेशा प्रिस्क्रिप्शन पे एज मेंशन करना ज़रूरी होता है। एज से पता चलता है कि किसको कितना डोज देना है। चिल्ड्रेन एंड ओल्ड पीपल मीन्स जो बच्चे होते हैं वो ओल्ड पीपल होते हैं, उनको कम अमाउंट ऑफ ड्रग चाहिए, मीन्स कम डोज का ड्रग चाहिए। और नॉर्मल एडल्ट जो होते हैं उनको जनरली ज़्यादा डोज चाहिए, क्योंकि वो जो है, जो बच्चे होते हैं या और जो बूढ़े होते हैं वो पूरी तरीके से ड्रग्स को एक्सक्रीट नहीं कर पाते हैं। उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है टॉक्सिक इफेक्ट छोड़ सकता है, इसीलिए उनको थोड़ा कम डोज मिलता है। अगर बात करते हैं हम जेंडर कैसे अफेक्ट करती है, तो हम लोग जो है
जेंडर में कौन है, एक मेल आती है और एक फीमेल आएगी, ठीक है। तो फीमेल को हम लोग खास ध्यान देना होता है डोजेस कैलकुलेटेड करते समय, क्योंकि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, फीमेल में प्रेगनेंसी लैक्टेशन के केस में, खास करके लैक्टेशन के केस में और मेंस्ट्रुअल के केस में हम लोगों को फीमेल पे खास ध्यान देना होता है कि उनको डोजेस फॉर्म कैलकुलेट करें जो कि फिजिएबल हो, मीन्स जो कि आसानी से डोज हमारा जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करे। स्ट्रॉन्ग परगेटिव जैसे कि एलोए हो गया, सच अवॉइड मेंस्ट्रुएशन के दौरान स्ट्रॉन्ग परगेटिव नहीं देना चाहिए। परगेटिव क्या होता है? परगेटिव मतलब जो कॉन्स्टिपेशन या जो स्टूल को ढीला कर दे और आसानी से हमारा स्टूल डिस्चार्ज हो जाए, मीन्स कॉन्स्टिपेशन से राहत देने वालों को परगेटिव्स कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे दवा को नहीं देना चाहिए मेंस्ट्रुएशन के दौरान। आगे अगर बात करते हैं बॉडी वेट कैसे अफेक्ट करती है, तो एवरेज डोज जो मेंशन किया गया है आइदर इन टर्म्स ऑफ mg पर kg बॉडी वेट और एज टोटल सिंगल डोज फॉर एन एडल्ट वेइंग 70 kg, ठीक है। 70 kg जनरली मेंशन करके mg के बेसिस पे दिया गया है। इट शुड बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट इन केस ऑफ ओबेज पेशेंट, चिल्ड्रेन एंड माल न्यूरिश्ड पेशेंट्स, ठीक है। जनरली एवरेज तो 70 kg माना गया है, लेकिन हमारे इंडिया जो है ओबेस्ट रैंक पे कितना आगे बढ़ रहा है ये सब आप जान रहे हैं, बस खाकर सोना है सबको और मोटे होना है। उसी बेसिस पे फिर डोजेस फॉर्म अलग अलग वेरी करता है। जैसे कि बच्चों की बात करें जो माल न्यूट्रिशन मीन्स माल नॉरिश्ड है, मीन्स उसको प्रॉपर नॉरिशमेंट नहीं मिल रहा, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, रहने को जगह नहीं मिल रहा है, तो उनका जो है डोज फॉर्म तो अलग होगा। और एक तरफ वैसे बच्चे हैं जो उनका ओबेस्ट है, जो मोटे हो गए हैं खा कर, तो उनको भी अलग डोज देना पड़ेगा। सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। फिर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहने का मतलब है कि जो हम दवा ले रहे हैं वो किस तरह से ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं। मीन्स एक होता है इंट्रावेनस डोज, इसको पेरेंटल भी कहते हैं, मीन्स इंट्रावेनस डायरेक्टली वेन में इंजेक्शन लगा रहे हैं। स्मॉलर देन इंट्रावेनस डोज जो होता है ना, जो हम इंजेक्शन लेते हैं, और ओरल डोज से जनरली कम डोज होता है। ओरल डोज से कम डोज इसलिए होता है क्योंकि अगर हम मुंह से किसी भी दवा को लेते हैं तो हमारे स्टोमक में जाएगी, वहाँ पे उसका डाइजेशन होगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा, और फिर ब्लड में जाएगी, तब हम लोग के टिश्यू और सेल तक पहुँचेगी। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करने में बहुत टाइम लगने वाला है। लेकिन वहीं अगर डायरेक्ट हम वेन में डाल दिए तो हमारा जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस तो हमारा रुक गया, तो डायरेक्ट ब्लड में जाने के बाद हम लोग को जो है डायरेक्ट फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है, इसीलिए इनका डोज कम दिया जाता है। और अगर हम ओरल से खाते हैं तो कुछ डोज जो है हमारा तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन में बर्बाद होगी, डाइजेशन हो रहा है तो कुछ डोज मेरा चला गया उधर, इसीलिए जनरली लोअर डोज दिया जाता है इंट्रावेनस में। आगे अगर बात करें टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर कैसे डिपेंड करती हैं, तो अगर हमारा पेट खाली है, जैसे अगर हम कुछ खाना नहीं खाए हैं और कुछ ड्रग लेते हैं, ठीक है, ड्रग लेते हैं, हमारा पेट खाली है तो बहुत फास्ट एब्जॉर्ब होगा, हमारा बॉडी उसको फास्टली एब्जॉर्ब करेगी। और वहीं अगर हम एक खा कर आए हुए हैं, पेट भर के खाए हैं, उसके बाद दवा लेते हैं, तो पहले खाना पचाएगी या दवा पचाएगी, फिर हमारा पेट ही कन्फ्यूज हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को थोड़ा डिले हो जाता है अगर खाना खाने के बाद दवा लेते हैं, तो मीन्स ये टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी अफेक्ट कर रही है। The amount of drug which is very effective when taken before a meal may not be much effective after taking during after meal, ठीक है। वो दवा ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है जो खाली पेट लेते हैं, वो दवा नहीं जो अगर खाना खाने के बाद लिए तो उससे वो थोड़ा कम इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन होने में टाइम लगेगा। और ऐसे हमारा पेट खाली है तो डायरेक्टली फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे कैसे अफेक्ट करती है, डेलाइट इज स्टूमुलेंट, डेलाइट स्टूमुलेट करता है इनहेंसिंग द इफेक्ट ऑफ स्टूमुलेटिंग ड्रग, ठीक है। डेलाइट डिमिनिश द इफेक्ट ऑफ हिप्नोटिक्स एंड डार्कनेस इज सीडेटिव, ठीक है। अगर डे लाइट रहेगा, अगर दिन रहेगा, तो सीडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग्स यूज़फुल उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। सीडेटिव और हिप्नोटिक्स ड्रग्स जनरली जो होता है स्लीपिंग पिल जो हम लेते हैं, स्लीपिंग पिल वो सीडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स के अंतर्गत आती है, जो कि डार्कनेस में ज़्यादा काम करेगी। अगर स्लीपिंग ड्रग्स भी खा रहे हैं और हमारा माहौल भी मिल गया सोने वाला, तो अच्छे से नींद आएगी। अल्कोहल इज़ बेटर टॉलरेटेड इन कोल्ड इन्वायरमेंट दैन इन समर। अगर वो व्यक्ति जो कि अल्कोहल ले रहा है वो कोल्ड इन्वायरमेंट में, मीन्स ठंडी के समय में वो ज़्यादा टॉलरेट कर पाएगा। मीन्स अगर एक पैक पीने की उसकी क्षमता है तो अपना पैक बढ़ा लेगा, लेकिन वहीं अगर गर्मी में बात करें तो ऐसा नहीं है, वो उतना टॉलरेट नहीं कर पाएगा। इमोशनल फैक्टर भी होते हैं, जैसे कि फ़ीमेल ज़्यादा इमोशनल होते हैं मेल से, ऐसा किताब में लिखा गया, ऐसा एक्चुअली में है नहीं। फीमेल जो होती है वो ज़्यादा इमोशनल होती है दैन मेल से, बिकॉज इसीलिए उनको जो है डोज कम दिया जाता है, उनको ज़्यादा डोज की ज़रूरत नहीं पड़ती।
क्योंकि उसका इमोशनल फैक्टर गड़बड़ा सकता है। प्रेजेंस ऑफ डिजीज, अगर ड्यूरिंग अ फीवर अ पेशेंट कैन टॉलरेट हाई डोज ऑफ एंटीपायरेटिक्स देन अ नॉर्मल पर्सन। हाँ, फीवर के टाइम में एंटीपायरेटिक्स दिया जाता है। अब फीवर पेशेंट जो है हाई टॉलरेट कैसे कर पा रहा है एंटीपायरेटिक्स, क्योंकि उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है उस टाइम फार्माकोलॉजिकल एक्शन उसका जो है ज़रूरत पड़ता है एंटीपायरेटिक्स की, जो कि बहुत ज़्यादा आसानी से वो जो है टॉलरेट कर सकता है हाई डोजेज फॉर्म। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज एक्सक्रीटेड मेनली बाई किडनी में प्रूव टॉक्सिक इफ द किडनी ऑफ द पेशेंट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अगर हम स्ट्रेप्टोमाइसिन लेते हैं तो ये किडनी के द्वारा जो है आसानी से आ सकता है, एक्सक्रीट हो सकता है बाहर, किडनी इसको फ़िल्टर नहीं कर पाएगी। अगर फ़िल्टर नहीं कर पाएगी तो हमारी यूरिन में आएगी। यूरिन में आने के बाद अगर हम यूरिन टेस्ट करवाते हैं, अगर हम यूरिन टेस्ट करवाएंगे तो क्या उसमें जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन की कुछ मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, जो कि प्रूफ करेगा कि टॉक्सिक है और हमारा जो किडनी है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है। आगे अगर बात करते हैं एक्यूमुलेशन की, तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट यूजुअली प्रोड्यूस बाय स्लो एक्सक्रीशन, डिग्रेडेशन एंड रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। देखिए, हमारा जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब तो बहुत तेज़ी से हो रहा है, लेकिन उसका एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा है, स्लो। डिग्रेडेशन जो है और एक्सक्रीशन जो है स्लो है, उसका रेट स्लो है, लेकिन एब्जॉर्प्शन का रेट बहुत ज़्यादा है। रिपीटेड और हम एक ही दवा बार बार बहुत समय तक ले रहे हैं, उसका हाई कंसनट्रेशन ले रहे हैं, बट उसका एक्सक्रीशन हो नहीं रहा है, तो वो दवा क्या करेगा, हमारे शरीर में एक जगह एक्यूमुलेट हो जाएगा। एक्यूमुलेट मीन्स इकट्ठा होना, इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा होने के बाद जो है हमारा जो है डिजीज़ काउज करेगा, जो कि बहुत ही हानिकारक हो सकता है आगे चलकर। आगे बात करते हैं एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट बोले तो टोटल फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ 2 और मोर ड्रग एडमिनिस्टर्ड टुगेदर। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग अगर हम एक साथ देते हैं तो उसका जो पावर होगा वो सिंगल जो ड्रग लेंगे उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बराबर आएगा। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा दवा लें या एक दवा लें, दोनों एक एक करके 2-2 दवा लें, ठीक है, तो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन सेम आएगा। जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ इफेड्रिन एंड एमिनोफाइलिन जो है इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा में ये काम करता है, इफेड्रिन और एमिनोफाइलिन। यह एडिटिव इफेक्ट का एग्जाम्पल। आगे सिनर्जिज्म क्या होता है? सिनर्जिज्म कहने का मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग जो है यूज़ किया जा रहा है कम्बिनेशन में, देयर एक्शन इंक्रीज। ठीक है, एक ड्रग दिए तो उसका जो है एक्शन थोड़ा सा फास्ट हुआ। अगर एक और एक 2 ड्रग को मिला कर दिए तो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन अचानक से बढ़ गया। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन अचानक से बढ़ गया तो इसको हम लोग सिनर्जिज्म कहते हैं। ये सिनर्जिज्म भी है, ये यूज़फुल होता है, डिज़ायर होता है, रिजल्ट जो बहुत फास्ट देता है। नीडेड इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव विथ अ सिंगल ड्रग। अगर जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमको एक ड्रग से नहीं मिल रहा है तो 2 ड्रग का यूज करके हम लोग फार्माकोलॉजिकल एक्शन आसानी से ले सकते हैं। आगे अगर हम एंटागोनिज्म की बात करें तो व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज अपोज्ड बाय द अदर ड्रग और ऑन द सेम फिजियोलॉजिकल सिस्टम इज नोन एज ड्रग एंटागोनिज्म। ठीक है, अगर हम एक ड्रग लिए जो लीवर मान लें मेरा ख़राब है, अगर हम मानते हैं कि मेरा लीवर ख़राब है तो एक ड्रग लिए जो लीवर पे उसको सही करने में हेल्प कर रही है, और दूसरी ड्रग लिए, ठीक है, दूसरा ड्रग लिए और ये ड्रग जो लिए है नया वाला, ये पुराने वाला ड्रग को अपोज कर रहा है, मीन्स इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन को घटा रहा है, तो इसको हम एंटागोनिज्म कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है एंटागोनिज्म मीन्स उसका अपोजिट करेगा। ये जो ड्रग ले रहे हैं इसको अपोज कर रहा है नया वाला ड्रग, सेम लीवर पे ही काम करने वाला, तो ये जो है एंटागोनिज्म कहलाता है। ठीक है, ये जो अगर पॉइजनिंग हुआ है, मान ले अगर कोई फूड पॉइजनिंग वगैरह हुआ है तो उसमें यूज हो जाता है एंटागोनिस्ट। अगर इडियोसिंक्रेसी क्या होता है? इडियोसिंक्रेसी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पॉन्स टू अ ड्रग विच इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कैरेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज कॉल्ड इडियोसिंक्रेसी या ड्रग एलर्जी। ठीक है, जितना अगर हम जो भी ड्रग लिए उसका जो है फार्माकोलॉजिकल एक्शन बहुत फास्ट दे, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बहुत ज़्यादा फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा, मीन्स एक टाइप का ड्रग एलर्जी टाइप का हो जाएगा, इसको हम इडियोसिंक्रेसी कहेंगे। वो साइड इफ़ेक्ट बहुत सारा शो करने लगेगा। जैसे कि अगर बात करें एस्पायरिन की, तो छोटा क्वांटिटी अगर एस्पायरिन का लेते हैं तो ये गैस्ट्रिक हेमोरेज काउज करने लगता है। ठीक है, गैस्ट्रिक हेमोरेज काउज करना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आगे है टॉलरेंस। ड्रग टॉलरेंस इज रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज डोज ऑफ ड्रग इज टू इवोक एन इफेक्ट प्रोड्यूस बाय नॉर्मल थेरेप्यूटिक डोज ऑफ द सेम ड्रग। ठीक है, एक ही ड्रग लेकर हम बार बार एक ही ड्रग को ले रहे हैं तो वो ड्रग क्या हो जाता है? टॉलरेट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि स्मोकर्स की बात करें जो कि स्मोकिंग करने में माहिर होते हैं,
बहुत सारे लोग होते हैं जो सिगरेट फूंक के और कूल बनते हैं, लेकिन उनको पता होता नहीं है कि कौन सा डिजीज़ वो अपने अंदर ले रहे हैं। तो स्मोकर जो है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ निकोटीन जो है उसको टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। और अल्कोहलिक पर्सन जो है आज थोड़ा ज़्यादा पैक चढ़ा लिए हैं, फिर 3-4 दिन के बाद और ज़्यादा धीरे धीरे डोज बढ़ाएंगे, तो एक समय ऐसा है कि और भी बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल आसानी से वो टॉलरेट कर सकेंगे, तो इसको टॉलरेंस कहते हैं। आगे अगर टैकेफिलैक्सिस की बात करें तो व्हेन सर्टेन ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड रिपीटेडली एट शॉर्ट इंटरवल द सेल रिसेप्टर गेट ब्लॉक अप एंड फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू द पार्टिकुलर ड्रग इज डिक्रीज, ठीक है। अगर एक ही ड्रग हम बार बार ले रहे हैं, एक ही दवा बार बार खा रहे हैं छोटे छोटे इंटरवल पर, जैसे कि अगर 2-2 घंटा पे हम एक ही ड्रग बार बार ले रहे हैं, तो सेल का जो रिसेप्टर है वो भी ब्लॉक हो जाएगा, वो भी बोलेगा कि बस कर भाई, अब कितना लेगा। तो जो है रिसेप्टर जो है ब्लॉक हो जाएगा और फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं कर पाएगा, जिसके कारण जो हमको चाहिए, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा डिजीज़ कम हो जाए, वो जो है घट जाएगा। मीन्स डिजीज़ हमारा कम नहीं होगा, उसका रिसेप्टर का फार्माकोलॉजिकल एक्शन घट जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस की, द इफेक्ट ऑफ ड्रग में बी मॉडिफाइड बाय चेंज इन वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिड बैलेंस, बॉडी टेम्परेचर एंड अदर फिजियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। तो जो ड्रग का इफ़ेक्ट है, जो हमारा बॉडी पे ड्रग का इफ़ेक्ट है, और अगर जो हमको ड्रग का इफ़ेक्ट चाहिए, ठीक है, अगर हम कोई दवा लेते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा डिजीज आसानी से ठीक हो जाए। ये पीएच में मान लेते हैं उसका 4 पीएच में काम करता है, अच्छा एसिड बेस बैलेंस है, तो जो हमारा बॉडी है उसको अगर प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगी, प्रॉपर टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करेगी, तो कभी कभी होता है वो ड्रग जो है और सही से काम नहीं कर पाता, मीन्स एब्जॉर्प्शन वाले स्थिति में नहीं पहुंच पाता है, तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं कर पाता है, तो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस इसी को कहते हैं। आगे बात करें कैलकुलेशन ऑफ डोज, तो अलग अलग एज ग्रुप को अलग अलग डोज देते हैं, ये तो हम जानते हैं, लेकिन डोज कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो डोज हम 3 टाइप के कैलकुलेट करते हैं, एक एज के बेसिस पे, दूसरा बॉडी वेट के बेसिस पे, और तीसरा सरफेस एरिया कैसा है पेशेंट के, उसके बेसिस पे डोज हम कैलकुलेट करते हैं। तो डोज प्रोपोर्शनल टू एज, पहला यंग्स फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। यंग्स फार्मूला की बात करें तो यंग्स फार्मूला जो है वो चिल्ड्रेन डोज को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। कितना एज ग्रुप का चाइल्ड होना चाहिए, इट इज़ फॉर अंडर 12 से कम एज ग्रुप के चाइल्ड के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, यंग्स फार्मूला। तो यंग्स फार्मूला कैसे, इसका फार्मूला क्या है, तो एज इन ईयर्स, ठीक है, एज इन ईयर्स बाय एज प्लस 12 इनटू एडल्ट डोज, ठीक है जी। तो एज इन ईयर बाय एज इन ईयर्स प्लस 12, एज इन ईयर आपको दिया रहेगा और एडल्ट डोज आपको दिया रहेगा, और एज इन ईयर आपको दिया रहेगा, ठीक है। बच्चा का कितना साल है यहाँ पे रखेंगे, अगर बच्चा 8 साल का है तो 8 साल रखेंगे, तो 8 + 20 इंटू एडल्ट डोज मान लेते कुछ और है, तो एडल्ट डोज यहाँ पे पुट करेंगे, हमारा डोज ऑफ चाइल्ड आसानी से निकल जाएगा। ये यंग्स फार्मूला में आता है। यंग्स फार्मूला जनरली किसके लिए यूज होता है, चिल्ड्रेन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। अगर आगे हम बात करते हैं डीलिंग्स फार्मूला की, तो डीलिंग्स फार्मूला जो होता है वो भी किसके लिए यूज होता है, चिल्ड्रेन के लिए यूज होता है, 4 से 20 ईयर के एज ग्रुप के, 4 to 20 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप के लिए हम लोग डीलिंग्स फार्मूला यूज़ करते हैं। डीलिंग्स फार्मूला क्या कहता है, डोज ऑफ चाइल्ड कैलकुलेट कैसे करेंगे, एज इन ईयर बाई 20, ठीक है, एज इन ईयर बाई 20 इंटू एडल्ट डोज, एज इन ईयर बाई 20 इंटू एडल्ट डोज कैसा है, डीलिंग फार्मूला है। यंग फार्मूला और डीलिंग फार्मूला हमने 2 फार्मूला देखा। यंग फार्मूला है 12 ईयर, बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप के लिए, डीलिंग फार्मूला 4 to 20 ईयर्स ऑफ एज के लिए। यंग फार्मूला क्या है, एज इन ईयर बाई एज इन ईयर प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज, और डीलिंग फार्मूला है एज इन ईयर बाई 20 इंटू एडल्ट डोज, ठीक है। ये हमारा डीलिंग्स फार्मूला। आगे अगर बात करते हैं तो डोज प्रोपोर्शनल टू बॉडी वेट के बेसिस पे कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमारे क्लार्क साहब आए थे। क्लार्क साहब ने भी एक फार्मूला दिया जो कि चाइल्ड के लिए, चाइल्ड वेट इन केजी, मीन्स बॉडी वेट पे है तो केजी में वेट लेंगे हम, कितना केजी का हमारा बच्चा है बाई 70 इंटू एडल्ट डोज कितना है, तो हमारा डोज ऑफ चाइल्ड आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, द एडल्ट डोज ऑफ पैरासीटामोल इज़ 500 mg, कैलकुलेट द डोज ऑफ पैरासीटामोल फॉर अ 15 ईयर्स ओल्ड नॉर्मल चाइल्ड, ठीक है। एडल्ट डोज है पैरासीटामोल का 500 mg, हमको डोज निकालना है कि 15 साल का बच्चा का डोज कितना होगा। तो चाइल्ड वेट इन केजी कितना है, वेट इन केजी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो अगर हमारा यहाँ पे दिया रहेगा एडल्ट डोज कितना है, एडल्ट डोज यहाँ पे 500 mg है हमारा, ठीक है। और एज ग्रुप हमारा दिया हुआ,
तो एज ग्रुप अगर दिया है तो कौन सा फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा, तो यहाँ पे अप्लाई होगा हमारा एज ग्रुप वाला फार्मूला। और 15 ईयर्स का है तो हमारा कौन सा फार्मूला अप्लाइड होगा, तो डिलिंग्स फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एज इन ईयर्स बाई 20 इंटू एडल्ट डोज। तो एज इन ईयर यहाँ पे क्या हमारा एज इन ईयर 15 है, एज इन ईयर बाई 20 इंटू एडल्ट डोज कितना है 500 है, 500 हमारा एडल्ट डोज है। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। ये आएगा हमारा 25 इंटू 15, ठीक है। 25 इंटू 15 आप कैलकुलेट कर लेना, जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा इसका क्लार्क फार्मूला, जो कि डोज ऑफ चाइल्ड इन बेसिस ऑफ वेट। आगे अगर हम बात करते हैं चाइल्ड डोज निकालने का जो है कि सरफेस एरिया के बेसिस पे, ठीक है, बॉडी सरफेस एरिया के बेसिस पे। तो एवरेज एडल्ट का बॉडी सरफेस एरिया कितना माना गया है 1.73 मीटर स्क्वायर। जनरली एवरेज एडल्ट बॉडी सरफेस एरिया कितना है 1.73 मीटर स्क्वायर। अगर चाइल्ड डोज निकालना है, हम चाइल्ड डोज इज एम जी में निकालना है, तो एवरेज एडल्ट डोज इंटू चाइल्ड बॉडी सरफेस एरिया इन मीटर स्क्वायर बाई एवरेज एडल्ट बॉडी सरफेस एरिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एवरेज एडल्ट डोज इंटू चाइल्ड बॉडी सरफेस एरिया बाई 1.73। तो हमारा किसके बेसिस पे निकल जाएगा, बॉडी सरफेस एरिया के बेसिस पे हमारा डोजेज फॉर्म निकल जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप आप इंजॉय किए होंगे हमारे इस लेक्चर को। अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ें, डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, उससे ज़रूर जुड़ें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें और साथ में पढ़ाई का आनंद लें, क्योंकि असली मज़ा सबके साथ आता है। धन्यवाद।